चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं वर्क पावर एनर्जी, है ना। वर्क पावर एनर्जी शॉर्ट में WP बोलेंगे। हम लोग जानते हैं तीनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो यूनिट डायमेंशन से सीखे हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत हद तक आपको अभी ही समझ जाना चाहिए कि वर्क और एनर्जी एक ही क्वांटिटी है। देखिए वर्क की यूनिट आप खोजोगे तो क्या मिलेगा, और एनर्जी की भी जूल, और पावर की जूल पर सेकेंड, है ना, इसी को वाट बोलते हैं। तो देखिए तीनों एक ही जैसा क्वांटिटी, इसीलिए इसको एक साथ पढ़ना है। तो इस चैप्टर में समहाउ ये भी सीखेंगे कि वर्क से पावर कैसे रिलेटेड है, उससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है, फिर इसी तरीके से पावर और वर्क से एनर्जी कैसे रिलेटेड है, कैसे कैसे उससे न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं जाएंगे, पर एक बात तो बहुत ध्यान से आपको समझ में आ रहा है, वर्क और एनर्जी का यूनिट एग्जैक्ट सेम है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है। एक्चुअल में आप सभी याद किए हुए हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है या ट्रांसफॉर्म होता है। तो एक तरीके से आप दिमाग में ये भी बैठा लीजिए कि दुनिया में बहुत सारा एनर्जी का फॉर्म है, जैसे लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है ना। इसी तरीके से वर्क भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म ही है। आप ये बैठा सकते हैं वर्क भी एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे मानो मेरे पास एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी है, ठीक है। कौन सा एनर्जी है, अगर एक लाइन में कोई बोलना है तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी कहीं स्टोर फॉर्म में रहे तो उसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसी एनर्जी को यूज करके क्या करूंगा, कोई काम करूंगा। आप खाना वाना खाते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाता है, वो एनर्जी रात में सोए रहते हैं, पूरा आपका बॉडी रिचार्ज करके स्टोर फॉर्म में आपकी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर सुबह उठते हैं, उसी एनर्जी से आप दिन भर काम करते हैं। तो जो काम कर रहे हैं आप, जो वर्क कर रहे हैं, वो आ कहां से रहा है, उसी एनर्जी से आ रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी था हमारे अंदर, वही वर्क के रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। अब एक बात यहां पर, ये जो वर्क वर्ड है इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजिक्स का वर्क बिल्कुल अलग है। हमारी जो डे बाय डे लाइफ में वर्क वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जो बोलते हैं काम। जैसे अभी आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, तो आप काम कर रहे हैं। कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे भी बैठकर। पर फिजिक्स की भाषा में ये वर्क नहीं है। अगर कोई पूछे अभी कि आपका वर्क क्या है, तो आप सभी जानते हैं, क्या बोलेंगे, जीरो। फिजिक्स में क्या बोल देंगे, जीरो। पर अगर घर वाला बोले कि 6 घंटा सिग्मा में क्लासेस करके आए, आपका वर्क जीरो था, तो आपका गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा इतना दिमाग लगाए, इतना देर पढ़े, पर वर्क जीरो तो है नहीं। तो फिजिक्स में जो वर्क वर्ड है, यानी चैप्टर में जो वर्क वर्ड यूज करेंगे, और जो हम लोग डेली लाइफ में बोल चाल की भाषा में जो वर्क यूज करते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो अभी वर्क को एकदम फ्रेश माइंड से सोचिएगा, कभी भी अपने डेली लाइफ वाला वर्क से इसको रिलेट नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो वर्क को हम लोग शॉर्ट में W बोलते हैं। पहली लाइन हम लोग इसकी फॉर्मूला से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds, ठीक है। ये होता है वर्क का फॉर्मूला, जहां पर F फोर्स वेक्टर आप जानते हैं, ds डिस्प्लेसमेंट है। पर कैसा डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ध्यान समझिएगा। तो ds है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जिस पॉइंट पे लगा उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको समझ में आ रहा है कोई भी डॉट प्रोडक्ट क्या करेगा, कोई भी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाएगा, स्केलर। और डॉट प्रोडक्ट उसी का नाम है जो क्या बनाता है, स्केलर बनाता है। क्लियर है ना? यानी कि हमें यहीं से समझ में आ गया वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है।
यही बताओ, अगर F क्रॉस ds होता तो वर्क क्या होता? वेक्टर होता। समझ पा रहे हैं? ऐसा आएगा एक क्वांटिटी रोटेशन में टॉर्क, वो होगा R क्रॉस F। R एक डिस्प्लेसमेंट होगा और F एक फोर्स होगा। ये भी वही क्वांटिटी, देखो एक डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पर यहां क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो ये क्वांटिटी बदल जाता है, टॉर्क बन जाता है, टॉर्क भी एक वेक्टर बन जाता है। पर इसी को यहां पे डॉट किए हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में किसी को पहले लिखो किसी को बाद लिखो, कोई अंतर नहीं है। तो आप चाहो तो ds को पहले लिखो, f को बाद में लिखो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है ना? यानी कि एफ डी एस कॉस थीटा हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि कॉस थीटा जो है ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो कुछ भी होते रहता है। जैसे एक तो स्पेशल केस है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा को क्या ले लेंगे? जीरो। अब अगर ये जीरो हो गया तो बाकी चीजें कुछ भी है कोई मतलब का है क्या? नहीं, यानी वर्क हमेशा क्या मिल जाएगा? जीरो। तो वो सारा केस जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो उस समय हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। यानी फोर्स लग भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, पर हमारा वर्क जीरो होगा अगर दोनों के बीच का एंगल क्या हो? 90। क्योंकि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये बातें मैं यही मेंशन कर दे रहा हूं। यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके अलावा मुझे मालूम है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के समय याद हो तो याद कीजिए, ये मान लो 0 डिग्री, ये 90, 180, 270, कुछ याद आ रहा है? ऑल पॉजिटिव, यानी यहां पे सभी पॉजिटिव होगा तो सभी से हमें मतलब ही नहीं, हमें तो कॉस से मतलब है। यानी कॉस भी यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें कौन पॉजिटिव होता था? साइन, यानी कि हमारा कॉस क्या हो जाएगा? यानी कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हुआ तो कॉस नेगेटिव मिलेगा, तो इस पूरे को क्या कर देगा? नेगेटिव। मानो माइनस हाफ आ गया, कुछ भी आ गया तो इसको माइनस कर देगा ना पूरे को। यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कोई भी एंगल रहेगा नेगेटिव। अच्छा, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट। समझ पा रहे ना? यानी इसमें भी कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। हालांकि आपको जब भी वर्क निकालना पड़ेगा तो इतनी डोमेन में ही यूज करोगे, इतनी डोमेन से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कभी जमीन के अंदर जाके नहीं लगेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो आपको 0 से 180 डोमेन में ही काम करना पड़ेगा। तो मुझे यह भी समझ में आ गया कि जब भी 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम, 90 पे तो 0 हो गया, तो 0 से 90 तक हमारा एंगल होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा, तो अब हमारा कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो उस समय वर्क को हम पॉजिटिव बोलेंगे। इसी तरीके से जब भी 90 और 180 डिग्री के बीच का, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ज्यादा भी हो तब भी निगेटिव होगा, पर हमारे पास वो केस ही नहीं आएगा, तो उस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा जी? निगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोग आगे ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब लेस देन 90 का मतलब माइनस में मत चल जाना, 0 से 90 की बात हो रही है। लेस देन 90 डिग्री है, इस समय हमारा वर्क जो कॉस थीटा है, ये मैं लिख देता हूं पहले,
कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, देयरफॉर हमारा वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तब हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, निगेटिव। तो हम बोलेंगे हमारा वर्क भी क्या हो गया, निगेटिव। वर्क भी क्या हो गया, निगेटिव। चलिए इतनी बातें नोट करें। बस ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब आप जानते हैं। किसी भी चैप्टर में कुछ भी आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। नया आपको यही करना है जो एक साल आपने प्रिपरेशन किया, इसके लिए नहीं प्रिपरेशन किया, ये तो आपको आ ही रहा था। ये एक साल का प्रिपरेशन का मतलब यही है, डेली का अब 25 से ऊपर का ही सोचो। अब 25 वाला टाइम गया, डेली का क्वेश्चन सॉल्व करना। 25 से अब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया। जल्दी से लिख लें, जल्दी से लिख लें। हो गया ना, जल्दी से लिख लें। बस ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, आ जाइए, है ना। अच्छा, दो केस और हम लोग याद रखेंगे इसी के अंदर, जिसे ग्रेटर लेस देन 90 अगर एग्जैक्ट 0 हो जाए तब भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, जो मैक्सिमम केस आएगा। और ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 90 पर एग्जैक्ट 180 होगा तब भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको भी हम लोग अलग से लिख लेते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम वही आएगा, आपको मैक्सिमम टाइम वही आएगा। तो मैं इसी को आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे कि अगर पूछा जाए व्हेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही एंगल है ना। तो थीटा 0 का मतलब क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, एफ एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन। इस केस में तो cos थीटा को पॉजिटिव होना ही है। वैसे cos थीटा की पॉजिटिव का क्या ही मतलब है, cos का वैल्यू ही cos 0 क्या होता है जी, 1। तो इस केस में सीधा वर्क हो ही जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ds, कोई डॉट प्रोडक्ट का झमेला ही खत्म हो गया, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इस समय cos थीटा को सोचना ही नहीं है। कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में मिले तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देना, सिंपल न्यूमेरिकल की तरह, दो नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वेक्टर फॉर्म में सोचेंगे ही नहीं। सेम इसी तरीके से अगर कभी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, इसका मतलब क्या हुआ जी, 180 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल है। इसका क्या मतलब होता है, दोनों जस्ट अपोजिट है। एक इधर लग रहा है तो दूसरा जस्ट अपोजिट लग रहा है ना। यानी हम बोल सकते हैं एफ एंड ds आर जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट हो एक दूसरे से, है ना। इस वाली केस में मुझे मालूम है cos 180 का वैल्यू क्या होता है जी, -1। तो मैं डायरेक्ट इसको -1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दूं, और वर्क का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा माइनस है इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए, माइनस एफ ds, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर है, पर बाहर तो एक माइनस है, इसीलिए वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। यानी वर्क हमेशा निगेटिव होगा। तो ये दो केस सबसे ज्यादा जरूरत होगा, जिसे हमें बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हम आंसर में सिलेक्ट कर पाएंगे। कई बार अगर आंसर में एक ही पॉजिटिव या एक ही निगेटिव है तो इसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो, या एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एमसीक्यू में एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जब हमसे पूछा गया
और हमें समझ में आ जाएगा कि एंगल 0 डिग्री है, तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्या इतनी बातें समझ पाए ना? नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कि वर्क वर्क तो ठीक है, पर वर्क करता कौन है? वर्क करता कौन है? डूअर कौन है वर्क का? बोलो। आंसर है फोर्स। फिजिक्स की कौन सी क्वांटिटी वर्क करता है? फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वर्क हमेशा कौन करेगा? फोर्स। ये बातें समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो घर में, आपके घर में, हर घर में पैसे की जरूरत होता है, कोई ना कोई अर्न करता है, तो अर्न कौन करता है? पर्सन अर्न करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक घर में एक ही आदमी अर्न करेगा, है ना, हो सकता है एक से ज्यादा आदमी वर्किंग हो। इसी तरीके से एक सिस्टम में मान लो जरूरी नहीं एक ही फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि 3-4 फोर्स है। अब यही देखो, ये फोर्स जब आएगा तब लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट जरूरत हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा नॉर्मल फोर्स किधर होगा, फ्रिक्शन किधर होगा, कोई और फोर्स किधर होगा। पर मैं बस आपको समझा रहा हूं कि एक बॉडी में मान लो मैं ना 4 फोर्स दिखाया, और आप जानते हैं वर्क करता कौन है? फोर्स। वर्क करता कौन है? फोर्स। तो इसमें से कौन सा फोर्स वर्क करेगा? आंसर है सभी करेगा। यहां कोई बेरोजगार नहीं है। हमारे घर में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, निठल्ला उसको बोलते हैं हिंदी में, कोई काम का नहीं, काम ही नहीं करता। पर फिजिक्स में ऐसा कोई फोर्स नहीं है। हाँ, कोई कोई फोर्स जिसको आप निठल्ला बोलोगे वो कौन सा काम करेगा? जीरो वर्क। काम तो कर रहा है, बेचारे का कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है, जीरो वर्क। पर यहां हर फोर्स वर्क करेगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लें कि किसी भी सिस्टम में जितना फोर्स लग रहा है वो सारा फोर्स वर्क करेगा। पर हो सकता है किसी फोर्स का वर्क मिल जाए पॉजिटिव, किसी फोर्स का वर्क मिल जाए निगेटिव, किसी फोर्स का वर्क क्या मिल जाए? जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर जितना फोर्स है वो सब वर्क करेगा, और सबका वर्क सेपरेट होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। जैसे घर में 2 पर्सन है, 2 भाई है, तो जरूरी थोड़ी एक जितना कमा रहा है दूसरा उतना ही कमाएगा। बात समझ पा रहे हैं? घर में जितना पर्सन, सबका अर्निंग इंडिपेंडेंट होता है, सब जैसा काम करेगा वैसा पैसा कमाएगा। सेम उसी तरीके से एक सिस्टम में जितना फोर्स है, सभी फोर्स कितना काम करेगा, कितना वर्क होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, वो सब उसकी डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी एक सिस्टम में जितना फोर्स उतना वर्क, और हर वर्क अपने आप में इंडिपेंडेंट। कोई वर्क जीरो भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई निगेटिव भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? आइए इसके बाद ये सारे 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। थ्योरी है, आप जानते हैं, पर फिर भी लिखा रहेगा, शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। लिखिए, वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स। वर्क हमेशा कौन करता है? फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, ईच फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। अच्छा देखो, एक्टिंग ऑन सिस्टम है, एक्टिंग बाय सिस्टम नहीं है। एफबीडी में बताओ कौन सा फोर्स लेते थे? बॉडी पे जो लग रहा है वो, या बॉडी जो लगा रहा है वो? बॉडी पे जो लग रहा है। यहां पे भी कौन सा फोर्स लेंगे? जो सिस्टम पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन सिस्टम, एक्टिंग बाय सिस्टम नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप जो कमा रहे हो उस पैसे का, आप दबाने वाला नहीं, आप लुटा दो पैसा, शॉपिंग करो। हो सकता है घर का 10 मेंबर एक जैसा शॉपिंग कर रहा हो, पर इसका मतलब नहीं कि अर्निंग एक जैसा हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बाय सिस्टम कुछ भी हो सकता है, यहां ऑन सिस्टम की बात हो रही। तो वर्क ईच फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, each force acting on system does separately work। वो वर्क जो है वो सेपरेटली करेगा। समझ पा रहे हैं ना? एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना? वर्क सेपरेटली या सेपरेटली वर्क। क्लियर है ना? चलिए, तो इतनी ही बातें वर्क से रिलेटेड बेसिक था, पर फिर भी देखेंगे अगले 3-4 क्लास हम लोग जितना भी प्रोफाइल बन सकता है वर्क में, वो सारा प्रोफाइल करने की हम लोग
कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव का एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कुछ कुछ डायग्राम बनाऊंगा, आपको बताना है पॉजिटिव वर्क होगा या निगेटिव होगा। आपको मन होगा नोट करना, अदरवाइज छोड़ भी सकते। बेसिकली मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉपर हम लोग न्यूमेरिकल चालू कर लेंगे इतनी इंफॉर्मेशन से। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, एक दो बातें और लिखना है। यूनिट वगैरह आप जानते हैं, जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ज होता है। लिख लो जरा, सीजीएस यूनिट। जूल का हमेशा सीजीएस पर्सन जो है ना, ये अर्ज है ना, चाहे वो एनर्जी में हो जाए, चाहे वो वर्क में हो जाए, किसी में भी हो जाए। और रिलेशन हम लोग जानते हैं, यूनिट डायमेंशन बदले थे, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज, ऐसा कुछ आया था। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, डायमेंशन वगैरह निकाल लीजिएगा। वर्क स्केलर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क स्केलर है तो बताओ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी भी स्केलर ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? और एनर्जी स्केलर है तो पावर क्या होगा जी? पावर भी स्केलर होगा। एनर्जी बाय टाइम ही तो है, टाइम तो अपने आप में स्केलर है, जूल बाय सेकेंड। तो इस चैप्टर में जो भी तीनों क्वांटिटी पढ़ने वाले, तीनों का तीनों क्या है जी? स्केलर ही है। ये दिमाग में भी बैठा ले। पर इसका साइन होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो जो है, ये साइन है इसका, है ना। तो वर्क स्केलर जरूर है, पर इसके पास साइन है। पॉजिटिव भी वर्क हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब मुझे बताओ, एनर्जी स्केलर या वेक्टर? स्केलर। एनर्जी क्या है? स्केलर। क्या एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है? हो सकता है ना। अभी अभी देखे ना, स्केलर क्वांटिटी के पास साइन हो सकता है। अरे समझ पाए, किसी बॉडी का एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है ना। किसी बॉडी का एनर्जी निगेटिव भी हो सकता है। पूरा अगले चैप्टर में ग्रेविटेशन आएगा, ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा? निगेटिव। छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठा लीजिए, समझ पा रहे? जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कहीं भी बॉडी अट्रैक्ट करता है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? निगेटिव। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो एनर्जी भी निगेटिव हो सकता है, एनर्जी भी जीरो हो सकता है, एनर्जी क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास साइन नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है ना। आइए छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, कोई फोर्स लगा, ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ, यहां तक आया। ठीक है, आपको बताना है वर्क पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इस बॉडी पे क्या यही एक फोर्स लग रहा है? नहीं, और भी लग रहा है, पर मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं, मतलब मैं अभी इस फोर्स का वर्क पूछ रहा हूं। बात समझ पा रहे हैं? इसमें नॉर्मल भी लग रहा है, उसका भी अपना होगा, पर उसके बारे में भी नहीं पूछ रहा हूं। एमजी भी लग रहा है, उसका भी अपना होगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं। एक फ्रिक्शन भी होगा इधर, वो उसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो अगर सिर्फ एक फोर्स दिया गया, मतलब आपको समझना है कि मुझे जो वर्क बताना है वो इसका बताना। क्लियर है ना? जैसे मान लो मैं दिखा रहा हूं कि बॉडी यहां से यहां गया और फोर्स में इधर लगा रहा हूं। अब बहुत लोगों के मन में आएगा ऐसा कैसे हो रहा है? क्या आपके मन में भी ऐसा आ रहा है क्या कि फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी आगे जा रही है? हेलो, क्या आपके मन में भी लग रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि और भी फोर्स है, हो सकता है, पर मैं उसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इस फोर्स के बारे में जानना है। बात समझ पा रहे हैं ना? हो सकता है आगे लग रहा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा हो, वो इसे खींच रहा है। तो हम एक फोर्स दिखाते हैं, इसका मतलब नहीं है बॉडी में एक फोर्स है। बॉडी में कितना फोर्स है, ये लॉज ऑफ मोशन आपको जानकारी देगा, है ना, उसमें हम लोग सीखें। मान लो बॉडी यहां से यहां आ गया,
ये थर्ड केस था, ये फोर्थ केस है। ये देखो ये एससीबी का एग्जाम्पल है, कुली उसको ऐसा बोलते हैं। जो हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे अपना सामान लेकर, ऐसा जा रहा है वो ना, ठीक है। तो ये 4-5 केस हम लोग किए। आइए एक एक केस में हम लोग बात करते हैं। पहले केस में बताइए वर्क कैसा है, पॉजिटिव। क्या इसमें जितना फोर्स लग रहा है सबका पॉजिटिव या इस ऐप का पॉजिटिव? इस ऐप का पॉजिटिव। अभी मैं एमजी का पूछ दूं तो उसका कुछ अलग आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ्रिक्शन का पूछ दूं कुछ अलग आंसर हो जाएगा, नॉर्मल का पूछ दूं कुछ अलग आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो फोर्स का देख रहे हैं सिर्फ उसी फोर्स की बात करेंगे, किसी और फोर्स का आंसर बदल जाएगा। तो क्या मैं यहां लिख दूं वर्क पॉजिटिव? इसमें बताएंगे वर्क। अच्छा पॉजिटिव क्यों हुआ, इसका अगर एक्सप्लेनेशन कोई पूछे तो मैं ना एक का बैटरी बदलता हूं दूसरा खत्म हो जाता है, दूसरे का बदलता हूं। अच्छा इसमें बताइए इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एंगल की वैल्यू लेस देन 90 है। कैसे देखे, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फोर्स वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल ये है। क्लियर है ना मेरी बातें? अभी कैलकुलेशन करना नहीं सीखे हैं, अभी इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब सेकेंडरी मैटर है। अभी तो सिर्फ हम एंगल से पॉजिटिव निगेटिव का डिसीजन ले रहे हैं। तो ये है हमारा डीएस वेक्टर, क्योंकि जिस पॉइंट पर लगा ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, और इस समय थीटा जो है हमारा लेस देन 90 डिग्री। क्या इसकी वर्क बताएंगे? इसकी वर्क कितना? निगेटिव। कारण भी समझ में आ रहा है आपको? देखो ये बॉडी जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहां कहीं आ गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स वेक्टर ये, दोनों के बीच ये एंगल है थीटा, जो कि साफ साफ समझ में आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसीलिए वर्क क्या हो गया? निगेटिव। थीटा इज ग्रेटर देन 90। इस केस का वर्क डन जरा बताएंगे। इस केस का वर्क डन जी 0। समझ पा रहे हैं ना? ये है हमारा फोर्स और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल साफ साफ आ रहा है, कितना एंगल? 90, यानी वर्क क्या हो गया? 0। इस दोनों केस को जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों केस को ध्यान से देखिए। कोई आदमी सीढ़ी चढ़ रहा है, ऐसा स्टेयर ऊपर जा रहा है, बोला वर्क डन बाय स्टेयर। पहले बताओ स्टेयर क्या वर्क करेगा? स्टेयर का फोर्स वर्क करेगा, स्टेयर का फोर्स वर्क करेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? स्टेयर कौन सा फोर्स लगाता है? आप स्टेयर पे खड़े हो, स्टेयर पे चल रहे हो, स्टेयर कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल। जो उसके कांटेक्ट में नॉर्मल ही लगाएगा ना, और फ्रिक्शन भी लगा सकता है अगर कहीं पे स्लिपिंग वाला टेंडेंसी हो कुछ तो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बात बताओ, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा हो? ऊपर। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? तो क्या ये पॉजिटिव वर्क है? सोचो जरा। आंसर नहीं, यहां पे वर्क 0 होगा। अब जरा आपको सोचना है 1 सेकेंड, इसका वर्क 0 है और इसका भी वर्क 0। अच्छा ये केस समझ पा रहे हैं ना? अभी डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा बैटरी लगा लूं। ओके देखिए, ये वाला केस तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नीचे वाला केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे 0 वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बॉडी का या इंसान का किसी का भी डिस्प्लेसमेंट किधर है जी? इधर है ना? पर ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, कहीं पे भी सोचो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चाहे बॉक्स पे लगाए या नॉर्मल सरफेस पे लगाए, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो ये डायरेक्शन तो है फोर्स ऑफ एप्लीकेशन का, फोर्स का ये डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है। तो एंगल यहां पे कितना हो रहा है? 90।
तो हमारा वर्क हो जा रहा है 0। यहां पे होना पॉजिटिव वर्क चाहिए था पर 0 क्यों हुआ? तो एक बात और ध्यान समझिए, वर्क करता कौन है? फोर्स। समझ पा रहे हैं? और वो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए दोनों साइमल्टेनियसली, एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोर्स अभी किए और वर्क हो जाए, सॉरी फोर्स अभी किए डिस्प्लेसमेंट हो 2 मिनट के बाद, तो हम वहां पे वर्क नहीं मानेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखो, ध्यान समझो, जब बॉडी ऊपर, जैसे मैं अपनी पैर जब ऊपर उठाए, सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, एक स्टेप है, पैर को ऐसा कांटेक्ट छोड़ते हैं तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब एक बार हमारा जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो कांटेक्ट छोड़ देता है ना। जब कांटेक्ट छूट गया तो उस पर स्टेयर कोई फोर्स लगा सकता है क्या? स्टेयर जो भी फोर्स लगाएगा कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। तो जब जब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमेशा उस टाइम पे स्टेयर का फोर्स क्या था? 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे डायरेक्शन तो बाद में आएगा, यहां पे फोर्स ही हम 0 मानेंगे। क्यों 0 मानेंगे? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हुआ उस समय फोर्स नहीं था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक मैटर है, ये भी बहुत ध्यान से देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्स अभी लगाए और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद होगा। जैसे इसका और भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग जो चलते हैं, बताओ इस समय वर्क क्या होना चाहिए? 0। क्या सोच पा रहे हैं? फिर सोचो, हम लोग जो चल रहे हैं, मैं जो अभी चल रहा हूं, इसका वर्क क्या होना चाहिए? क्यों 0 होना चाहिए? मैं आगे जब जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तब तक मेरा कांटेक्ट छूट जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उस समय हम पे कोई सरफेस फोर्स नहीं लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, मेरे अंदर इंटरनल फोर्स है वो लगा रहा होगा, मेरा अंदर का मसल्स मेरे अंदर का लगा रहा है, पर जो सरफेस है या फ्रिक्शन है ये सब कोई नहीं लगा रहा। हाँ, आप मून वॉक करो, ऐसा घसीट घसीट के चलो तो वो अलग बात है, पर जनरल जो हम लोग चलते हैं, जनरल मूव जो करते हैं, उसमें वर्क क्या होता है? 0। ठीक है ना? तो इसके नीचे नोट करके एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि ऐसा लिख लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, force and displacement should be simultaneously, एक साथ होना चाहिए, है ना? should be simultaneously for doing work, तभी वर्क होगा, है ना? तभी वर्क होगा। अगर एक साथ नहीं करेंगे तो वर्क हमारा नहीं होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है ना? आइए, तो एक छोटा सा इतनी बात पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूमेरिकल आपके लिए जस्ट आपका डिवीजन होगा जो पहले से आप जानते हैं। ठीक है? तो मेरे पास एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं कुछ नंबर ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, F1 जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, एक मैं लगा रहा हूं F, इधर भी एक लगा रहा हूं F2 जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन, F3 5 न्यूटन एंड F4 20 न्यूटन। ये बॉडी मान लो यहां से यहां कुछ डिस्प्लेस हो गई। अभी आपको सिर्फ मैं डायरेक्शन पे काम कराना चाहता हूं, ये 5 मीटर। ठीक है? तो आपको बताना है कि वर्क डन सभी फोर्स का, तो फाइंड वर्क डन ऑफ F1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वर्क डन ऑफ F2, वर्क डन ऑफ F3 एंड वर्क डन ऑफ F4। ठीक है? एंड लास्ट आपको हम लोग बातें करेंगे नेट वर्क डन, ये भी आएगा थोड़ी देर बाद, वर्क एनर्जी थ्योरम जब आएगा तो वहां पे
अब फोर्स की बात नहीं होगा, पूरे सिस्टम का नेटवर्क की बात होगा। आइए, ये सारा क्वेश्चन 20 सेकेंड 30 सेकेंड का है, आप जानते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए और कोशिश कीजिए 1 मिनट के अंदर सभी का आंसर निकाल लेने का। जो चीजें ओरल हो सकता है ओरल कर लीजिए। अच्छा, एंगल देना पड़ेगा तभी आप करोगे, नहीं तो इस फोर्स में दिक्कत है। तो लो, इसका एंगल भी दे दिया 37 डिग्री। 37 डिग्री। चलिए, ये सारी क्वेश्चन अच्छा आपको करना है। मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोग बहुत बुद्धिमान हैं, उनके लिए ये बस पलक झपकने जैसा है क्वेश्चन, पर आप झपकिए अपनी पलक को और आंसर लाइए। क्या होगा ना, एक बार बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे ना तो आप फ्लो में आएंगे इस चैप्टर के। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ी दिन तक पहले 1-2 क्लास तक लगेगा सर बहुत ही आसान पढ़ा रहे हैं, ये इतना आसान क्या ही करना, हम तो बहुत बुद्धिमान है। 2 क्लास बाद लगेगा सर बहुत ही मुश्किल पढ़ा रहे हैं, इतना मुश्किल क्या ही पढ़ना है, जेई तो है ही नहीं। तो आप ना आसान और मुश्किल के बीच में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए क्लास के स्पिरिट के साथ चलिए, क्लास के फ्लो के साथ चलिए। जब आसान कराया जा रहा है आप उसके फ्लो में आइए, वही फ्लो आपको मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन को भी कराया जाएगा, है ना। अब आसान क्वेश्चन होते समय कोई अपने नेल को देखेंगे, कोई अपने पेन को देखेंगे, कोई अपने इरेजर को देखेंगे, कोई पड़ोसी को देखेंगे। तो मुश्किल क्वेश्चन फिर आपको देखेगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाइए। अगर बहुत बच्चे को ऐसा इंटीग्रेशन लेकर दिक्कत हो रहा है तो उनको अभी बना ही लो, फॉर्मूला बना ही लो। हालांकि मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको पहले से वो चीजें तो याद ही रहता है। अगर किन्हीं को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इंटीग्रेशन में, तो अभी देखिए ये सारा फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, समझ पा रहे हैं। ये सारा फोर्स जब कांस्टेंट होता है तो ध्यान देखिए, ये थ्योरी भी मान लो या अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ लो। तो थ्योरी बना लीजिए, वर्क डन बाय, आप इसे भी लिख लेना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जब कांस्टेंट है तो देखो वर्क का जो फॉर्मूला मिला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, ठीक है। अब एफ डी एस को हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लिए, समझ पा रहे हैं। और अगर जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको क्या ला सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, समझ पा रहे हैं, उसे क्या ला सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। तो वर्क के समय फोर्स को हम बाहर ला सकते हैं। अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और याद रखिए कॉस थीटा भी एक कांस्टेंट ही होता है। अरे कॉस थीटा कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। मान लो मालूम है कॉस 30, थीटा का वैल्यू तो फिक्स होगा, यहाँ ये तो नहीं होगा फोर्स लगते समय हमेशा एंगल बदल रहा है। तो कोई भी थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा ना, जैसे cos 30 हमेशा फिक्स वैल्यू देगा, cos 60 हमेशा फिक्स वैल्यू देगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है तो इसको भी आप बाहर ला सकते हैं। तो बहुत ध्यान देखिए, आप ना एफ और cos थीटा दोनों को बाहर ला सकते हैं, आपका इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ ds। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं।
और इस ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, तो ये वर्क हो जाएगा f, और मैं इसको पहले लिख रहा हूं s cos थीटा, सिंपल सा। तो कभी भी अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो सीधा fs cos थीटा मान सकते हैं, बाकी यहां पे भी लगाइए तो सब जगह कांस्टेंट ही फोर्स है। आप इसको अलग से थ्योरी टॉपिक ही बना लीजिए। चलिए जल्दी से आंसर दे देंगे, इसे लिख लो, चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस, है ना, एफ डॉट एस। ये सारी बातें मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि आप जानते हैं। हाँ जी, दो वर्ग तो आपको साफ साफ जीरो दिख रहा है, कौन सा दो वर्ग जीरो हो जाएगा, 2 का और 4 का, तो 2 और 4 में तो मैं जीरो लिख दे रहा हूं। अब रीजन सब आप जानते हैं, रीजन नहीं लिखूंगा, ठीक है। 1 और 3 का बता दीजिए। 1 का 40, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, 40 जूल, और 3 का -25, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, 5 5 जा 25। नेटवर्क क्या हो जाएगा जी, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, नेटवर्क। वर्क एक क्या है, स्केलर, स्केलर को कैसे जोड़ते हैं, सबको जोड़ देते हैं आंख बंद करके, ये हो जाएगा 40 प्लस 0 -25 प्लस 0, है ना, तो आंसर क्या हो गया 15 जूल। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब ना हम लोग नेटवर्क को एक और तरीके से निकालना सीखेंगे, है ना। अभी तो ये ठीक है, पर कई बार दूसरा तरीका आपको जरूरत पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो उस तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। जिनका नहीं हुआ जल्दी से बोर्ड वर्क कंप्लीट करें, जल्दी से। ठीक है, करें ना, आ जाइए। तो एक और तरीके से देखिए नेटवर्क कैसे निकालेंगे, ये सारा तरीका आपको आना चाहिए, कब कैसे जरूरत पड़ जाए। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं, और दूसरे तरीके से नेटवर्क सिर्फ निकालना देख रहे हैं, नेटवर्क निकालना देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले तो इसका कंपोनेंट मैं तोड़ दे रहा हूं, ये हो गया आपका 10 cos 37, cos 37 याद है किसी को, कितना 4/5, ये कितना हो गया 8, और दूसरा हो जाएगा 10 sin 37 3/5, ये कितना हो जाएगा 6, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेट वर्जन जो लिख रहे हैं W नेट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सारा फोर्स कांस्टेंट है, तो अभी जो था F नेट डॉट S, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल फोर्स आपने पहले अलग अलग वर्क निकाला फिर जोड़ा, दूसरा तरीका है कि एक साथ पहले टोटल फोर्स ही निकाल लो फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से करो, ठीक है। तो बताइए नेट फोर्स कितना है, देख लो, पहला फोर्स शुरू हो गया 8, किधर है, इस डायरेक्शन में, तो आई कैप बोल रहे हैं, ध्यान देखो 8 आई कैप, इसके बाद आ गए क्या 6 जे कैप, फिर 2 जे कैप, इधर -5 आई कैप, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, -20
जे कैप, ये सारा हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स। अब चाहो तो ओरली भी कर सकते थे, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, आपको ओरली ही करना है। डॉट डिस्प्लेसमेंट 5, कौन सा कैप लगेगा जी, आई कैप। अरे 5 इधर हुआ कौन सा कैप में, आई कैप में, कहीं पे कोई दिक्कत। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करो या एक दफा पहले प्लस माइनस कर लो, तब मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी मर्जी। आइए 8 माइनस 5 कितना, 3 आई कैप, 6 प्लस 2 8, और उसमें माइनस जाएगा 40, समझ पा रहे हैं, 20, तो ये कितना आ गया, अच्छा ये सही है ना, ठीक है। तो देखो प्लस 8 माइनस 20, 8 आई, या एक ही बार लिख ही दो ना, -12 हो जाएगा ना, ये 8 और -20, तो -12 जे कैप डॉट 5 आई। इससे फायदा क्या होगा, हम लोग बहुत साल हो गया हमारा वेक्टर पढ़ा हुआ, वो रिवाइज भी हो जाएगा। बताइए डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते थे मल्टीप्लीकेशन, आई को आई से, जे को जे से, के को, तो अभी देखो आई को आई से करोगे तो 5 इंटू 3 15, बताओ आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, 15 जूल। जे तो है ही नहीं, मतलब जीरो है तो सब जीरो, तो यही आंसर आ गया। तो कई बार इस तरीके से भी करना पड़ सकता है, आपको फोर्स ही इस तरीके से दिया रहेगा, है ना, तो इस तरीके से भी करना पड़ सकता है। तो इसे भी आप कंपलसरी नोट करें और ध्यान भी रखेंगे। ध्यान भी रखेंगे। जल्दी करें, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए अब तक तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं यहां डायग्राम मिटा रहा हूं, और नेक्स्ट आप ना डायग्राम में ये दिखाओ कंपोनेंट उसका अलग से बना के, दिखाया या नहीं दिखाया है, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा वो किधर से आ गया। आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए जब जनवरी फरवरी में आप रिवीजन करें तब भी समझ में आए। अगर मान लो बाय बैड लक आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ गया, फिर से हर साल नोट्स बना बना के पागल हो जाओगे, समझ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप अपनी नोट्स में हर चीज को क्लियरली मेंशन करें, इसलिए क्लास इतना स्लो करते हैं ताकि आपको लिखने का भरपूर समय मिले। पर मैं टाइम देता हूं तो आप अपने लिखने की स्पीड भी स्लो कर देते हैं, ये गलत बात है। आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि जो भी चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको खुद से लिखना है उसको भी मेंशन कीजिए। आइए जी, बोल रहा है फाइंड करने के लिए, क्या क्या फाइंड करना है भाई, वर्क डन बाय 40 न्यूटन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। ये सारे फोर्स वर्क फाइंड करना है इन t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड में, समझ पा रहे हैं। आइए मैं आपको अप्रोच समझा देता हूं, ध्यान से अभी आंसर आप ही को सॉल्व आप ही करना है, ये सारी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ताकि आप इस चैप्टर के फ्लो में आ जाएं, आप इस चैप्टर के फ्लो में आ जाएं, आपका माइंड पैटर्न बना ले क्वेश्चन सॉल्व करने का। मुझे मालूम है ये सारा फोर्स निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, सारा फोर्स कांस्टेंट ही है यहाँ पे। जैसे 40 न्यूटन फोर्स तो मालूम है आपको, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल पाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या, म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या, म्यू मालूम है, एन निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से, एन ऊपर mg नीचे, दोनों बराबर है क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं।
फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, नॉर्मल भी निकाल लेंगे, ग्रेविटेशन mg भी निकाल लेंगे। तो चारों फोर्स का वैल्यू तो मालूम है। अब चारों फोर्स के लिए क्या चाहिए आपको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इस बॉडी का? तो 1D में जाएंगे, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप निकालेंगे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या S सब में जीरो लेंगे? आंसर यहां जीरो लेंगे, तो आपका क्या बनेगा? हाफ एटी स्क्वायर। टी तो मालूम है, कितना टाइम में चाहिए जी? 2 सेकेंड में। पर आपको क्या चाहिए? ए, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन ही निकाल लेंगे, पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़े। चलिए, पहले 30 सेकेंड के अंदर मुझे एक्सेलेरेशन का वैल्यू बता दीजिए। 30 सेकेंड के अंदर मुझे एक्सेलेरेशन का वैल्यू बता दीजिए। स्टेप 1 तो आपको एक्सेलेरेशन ही निकालना है, मतलब पहला चीज तो आपको ए चाहिए, फिर आप एस निकाल देंगे। ये दो चीजें को आंसर मुझे दो जल्दी से, एकदम फास्ट। बस इतना ही पुराना चैप्टर का आपको जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे अभी पढ़ा है आपको। ये कई बार एफबीटी बनाना पड़ेगा, उससे फोर्स निकालना पड़ेगा। हाँ जी, पूरी क्वेश्चन को भूल जाइए, सिर्फ मुझे दो चीजों का आंसर दीजिए। कैसे निकालेंगे आपको मैं समझा चुका हूं। ए निकालो, एस निकालो, ये बताओ मुझे। क्या एक्सेलेरेशन आया? कितना आया? कितना? 15। एक्सेलेरेशन 15, आप लोगों का 20 आ गया। 15 और 20 के अलावा भी किसी का कुछ आया जी? दो आंसर तो मेरे पास है, तीसरा किसी के पास है? देखो आसपास वाले का दिखेगा कुछ। हेलो, क्या आप सभी का इसी में से आया है? 20 कितने लोगों का है पीछे में? है ना? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नेट फोर्स बाय मास करेंगे ना। समझ पा रहे हैं ना? एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेट फोर्स। इस पे नेट फोर्स देखो 40 लग रहा है, पर पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा ना। आपको तो पहले चेक करना चाहिए बॉडी आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं? मान लो फ्रिक्शन ही ना 50 न्यूटन हो जाए तो बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताओ, फ्रिक्शन जो लगेगा म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.5, एन का वैल्यू ओरल सोच सकते हैं। एमजी, एमजी कितना? 20। क्या ये वैल्यू 10 आ रहा है? तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा जी? 40 माइनस 10। अरे नेट फोर्स कितना? 40 माइनस 10 सोच पा रहे हैं? बाय मास 2, 30/2, 15, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एस निकाल लीजिए, अब एस निकाल लीजिए, अब एस निकाल लीजिए। जब एस निकल गया, बाकी तो बस मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो मल्टीप्लाई ही करना है। जल्दी, ये सब क्वेश्चन बस आपसे इसलिए कराया जा रहा है इतना टाइम ले लेकर, कि आपका क्या हो जाए, एक फ्लो बन जाए इस चैप्टर में, फिर अच्छी अच्छी क्वेश्चन करेंगे। फ्लो बन जाए आपका इस चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट देखो, कुछ बच्चों का 30 आया, आपका कितना आया? मुझे आगे तो सभी का 30 दिख रहा है, पीछे वाले कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया लाए क्या? क्या आपका भी 30 है? 30। क्या डिस्प्लेसमेंट 30 ही आया? क्या लगा है आप लोगों का? 30 आया ना? बस अब तो मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए, फाइनल फाइनल। इसके बाद तो डायरेक्ट आंसर बताना है।
क्या दो फोर्स का आंसर 0 लिखने का मन हो रहा है? किसका किसका? नॉर्मल और ग्रेविटी का। क्या क्लियर है ना? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स 90 डिग्री, ये है नॉर्मल 90 डिग्री। दो का तो 90 साफ साफ दिख रहा है, तो दो ही तो कैलकुलेशन करना है ना? दो ही तो करना है। 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1200, और दोनों सेम डायरेक्शन, प्लस लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन का कितना जी? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 10, और डिस्प्लेसमेंट 30, और क्या आ जाएगा? माइनस, आंसर क्या हो जाएगा? -300 यूनिट सबका लिख दीजिए जूल। यही हो गया ना? यही हो गया ना? चलिए, तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हो गया था, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास हम लोग थोड़ा शुरू करेंगे